Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Very good afternoon, everyone. Rahul, Altaf, Raj, Angsha, Asha, Angad, Ashka, Rohit, Akansha, Sanjana, everyone. Very good morning, good afternoon. जल्दी से एक बार कमेंट कर दें, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास। ये बिल्कुल एक लाइव क्लास है। आज 30 मार्च 2022 है। 2:16 का समय हो चुका है और क्लास बिल्कुल आ गई होगी आप लोगों के पास। मैं बिल्कुल ठीक। आप एक बार जल्दी से कमेंट कर दें, वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है सर। तो शुरुआत की जाए। पहली क्लास इकोनॉमिक्स की क्या होगी, क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं एग्जाम के लिए, और बेसिकली कि इकोनॉमिक्स हमारी लाइफ में होगी भी या नहीं, क्या सिर्फ ये किताबों तक सीमित रहेगी, क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगी या नहीं, वो सारा डिस्कशन आज मैं करूंगा आपके साथ। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि 5 मिनट्स के लिए आप मेरी बातों को सुने ध्यान से। आप अपने कमेंट्स को कुछ देर के लिए बंद कर दें। याद रखिए ये क्लास लाइव क्लास ही है आपके पास, क्योंकि चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि इंसान जब ठोकर लगती है उसके बाद संभलता है, लेकिन बेहतर वो है जो ठोकर लगने से पहले संभल जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर इतना वक्त रहेगा कि पहले ठोकर लगने का इंतज़ार करेंगे तो शायद लाइफ का वो हिस्सा जब हम कोई ऑफिसर होने चाहिए वो निकल चुका होगा, फिर हमें कोई जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं करने देगा। एक्चुअली होता क्या है, परेशानियां क्या आती है, क्योंकि हम जीएस का सेगमेंट कर रहे हैं। जीएस लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ये कंफर्म है। और हम यहाँ ये सोचते हैं या बार बार पूछने की कोशिश करते हैं कि सर इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी से कितने होंगे। ये लगातार अलग अलग सवाल आप लोग बार बार पूछते रहते हैं अलग अलग टीचर्स से। देखिए हम यहाँ पर ना तो हिस्ट्री सॉल्व करने के लिए है, ना पॉलिटी, ना जियोग्राफी, ना इकोनॉमिक्स के लिए, बल्कि हम एक कंप्लीट जीएस के, जो मोस्टली आप जानते हैं कि 50 मार्क्स की जो जीएस रहती है, हम ओवरऑल कितना स्कोर कर सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप ओवरऑल आउट ऑफ 50 में से 40 प्लस अगर ले आते हैं तो इसका मतलब आप बहुत ज्यादा क्रूशियल मार्क्स जो होने वाले हैं आपके एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए वो आप कलेक्ट कर चुके होंगे। क्योंकि ये सोचकर जाना कि इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन होंगे या किसी और सेगमेंट के कितने क्वेश्चन होंगे, तो आजकल नंबर ऑफ सेट, यानी कोई भी पेपर जो होता है वो एक सेट तैयार नहीं किया जाता उसका, क्योंकि कई दिन लगातार पेपर चलते हैं और हर सेट के अंदर कहीं हिस्ट्री ज़्यादा होती है, कहीं पॉलिटी ज़्यादा होती है, कहीं ज्योग्राफी ज़्यादा होती है। मतलब अलग अलग चीज़ें अलग अलग एग्जाम में कम या ज़्यादा रहती है। तो ऐसा ही कुछ होता रहता है हमेशा, आप जानते हैं। इसीलिए आपको परफेक्शन की तरफ जाने के लिए एक चीज़ याद रखनी है कि आपको सिर्फ जीएस पढ़नी है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तरफ मत जाइएगा। बात समझ में आ रही है मेरी यहां तक? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर क्या इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन होगा या नहीं, एक दूसरा सवाल आप लोग ज्यादातर पूछने वाले हैं मुझसे। तो याद रखें कि कोई चैप्टर या कोई क्वेश्चन एग्जाम में होगा या नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कपिल, साहिल, वॉइस क्लियर आ रही है तो एक बार कमेंट कर देंगे सभी। और आपको क्या याद करना है कि ये कुछ चैप्टर, ये टॉपिक जो है हमारा, क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। मींस आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में किसी एक सब्जेक्ट की, एक टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो प्रॉब्लम क्या होती है हमारे साथ, हम स्पेसिफिक होने की कोशिश करते हैं। ये मत करिएगा, आपके लिए बेहतर ये है आप पूरा जीएस को पढ़ें, जो भी टीचर आपको गाइड कर रहे हैं वो लेकर चलें। और मेरी क्लासेस कितनी रहेंगी बता दूं तो लगभग इकोनॉमिक्स की आपकी 40 क्लासेस रहेंगी। 40 क्लासेस के अंदर अप्रॉक्सीमेट इकोनॉमिक्स को हम पूरा कर लेंगे। हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग कवर हो जाएगा। पहली 2 क्लास यानी आज की और आने वाली अगली क्लास में मैं बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स सिखाऊंगा कि एक्चुअली लाइफ में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां से सवाल बन सकते हैं और किस तरह के जवाब देने हैं। देखो एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि शुरुआत है आज आपकी इकोनॉमिक्स की, तो शुरुआत ही है कम से कम आज, कि हर एक चीज जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, उसको ये जानना सबसे पहले जरूरी होता है कि वो हमारी रियल लाइफ में कितना यूज है। क्योंकि अगर आप रियल लाइफ के साथ किसी चीज को कनेक्ट कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए उस बात को कि आप आधे से ज्यादा क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लेते हैं। क्योंकि जनरली स्टूडेंट वो सवाल सॉल्व कर देते हैं जो नोटबुक के अंदर उन्होंने लिखे होते हैं, जो टीचर ने क्लास में कराए होते हैं। एक्चुअली असली जो कंपटीशन होता है ना, असली जो कट ऑफ तैयार की जाती है आपके क्वालिफाई करने की, वो 2-4 नंबर की कट ऑफ होती है। कोई 2-4 नंबर लाके क्वालिफाई हो जाता है, कोई 2-4 नंबर लाकर डिसक्वालीफाई हो जाता है।
बात समझ रहे हैं मेरी? और वो 2-4 नंबर किसी टीचर के पढ़ाने से नहीं आते। कभी टीचर आपको पढ़ाकर 130 135 ले जाता है और कट ऑफ अगर 140 चली जाती है, इसका मतलब ये है आपको कुछ क्वेश्चन खुद भी करने आने चाहिए, जहां पर कुछ क्वालिफाई कर जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चीजों को समझने की कोशिश करिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ ऐसा लॉजिक जरूर लगेगा क्वेश्चन के अंदर जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करा देगा और आपको क्वालिफाई करा सकता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की पहली क्लास की। नोट्स बनाने हैं आपको धीरज। चलिए जो पढ़ेंगे उससे बाहर कोशिश करेंगे 99% कि वो उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा आपके पास। एक बार कमेंट कर दीजिए, एनटीपीसी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी। नोट्स में आपको बनवाकर चलूंगा साथ में, आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप पहली हेडिंग डाल सकते हैं, बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। वॉइस तो क्लियर है भाई, सभी को दिक्कत नहीं है, एक दो को दिक्कत आ रही है पता नहीं क्यों। रितेश भाई मेरी तरफ से सब कुछ बेहतर है, परफेक्ट है, आवाज क्लियर नजर आ रही है मुझे। चलिए बिल्कुल होंगे, या थ्योरी पार्ट होगा क्लास में, थ्योरी पार्ट होगा। और हमारे पास जो प्रीवियस ईयर है उसके सॉल्यूशन को लेकर हमारे पास एक फ्री बैच रहता है सभी के लिए, आप उसमें भी इनरोल हो जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसके बाद इन्वॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब मेरी बात समझिए। तो पहला सवाल यही है कि सर एक्चुअली इकोनॉमिक्स क्या है, हम अपनी लाइफ में इकोनॉमिक्स को कब यूज करते हैं, क्या ये हमारी रियल लाइफ का पार्ट है या सिर्फ किताबों में सीमित है ये कहानी। ध्यान से समझिएगा मेरी बात कि इकोनॉमिक्स यानी कि हिंदी में जिसे अर्थशास्त्र कहा जाता है, इसका मतलब क्या है। देखिए आप सभी जानते हैं कि दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए जो संसाधन होते हैं, बेसिकली संसाधन का मतलब होता है कोई साधन, किसी भी काम को करने के लिए जो साधन है आपके पास वो लिमिटेड होते हैं, वो सीमित मात्रा में होंगे, क्योंकि दुनिया में हर चीज लिमिटेड है। लेकिन हमारी डिजायर्स, हमारी वांट्स, हमारी जरूरतें, हमारी आवश्यकताएं वो अनलिमिटेड है। हमारी एक डिजायर पूरी होती है, हमारी दूसरी डिजायर शुरू हो जाती है, अगर वो कंप्लीट कर ले तीसरी इच्छा शुरू हो जाती है। यानी जीवन में इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक बचपन से लेकर यानी बच्चे के पैदा होने से लेकर जब तक उस बच्चे की मृत्यु नहीं होती, यानी कि जब तक उसके जीवन रहता है तब तक उसकी जरूरतें भी रहती है। वो एक अचीवमेंट करता है दूसरी स्टार्ट हो जाती है, दूसरी अचीव करता है तीसरी स्टार्ट हो जाती है। और इसको कंप्लीट करने के लिए जो जनरली जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाले संसाधन, रिसोर्स हैं, वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। जनरली अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि आपको कुछ खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल आप एक कंज्यूमर हैं, एक खरीदार हैं, ग्राहक हैं, आप जाते हैं किसी शॉप पर कुछ खरीदने के लिए, तो आप चाहते हैं कि दुकान पर रखी हर चीज हम खरीद लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। क्यों? क्योंकि दुकान पर तो बहुत कुछ अवेलेबल है, पर हमारी जेब में हमारे पास जो पैसा अवेलेबल है उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको खरीदने के लिए, बाय करने के लिए वो मनी हमारे पास लिमिटेड है। तो अपनी लिमिटेड मनी को यूज करना है और हम चाहते हैं ज्यादातर चीजों को खरीदना अपनी लाइफ के लिए। अगर मेरे पास पैसा है और हम बात करते हैं बिजनेस करने की, अगर कोई भी इंसान है, अगर उससे कहा जाए कि वो बिजनेस करना चाहता है और वो चाहता है कि बिजनेस के बदले उसे क्या मिले, सर बहुत सारा पैसा मिले, वो बहुत अमीर इंसान हो जाए, वो मुकेश अंबानी जैसा बन जाए, वो एलन मस्क जैसा बन जाए, जेफ बेजोस जैसा बन जाए। हर कोई सपने इतने ही बड़े देखता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि जनरली इन्वेस्टमेंट ही किया जाता है पैसे से ही, और आपके बिजनेस की शुरुआत होती है। किसी के पास वो 1 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 1 या 10 करोड़ है, लेकिन जितना भी है वो लिमिटेड ही है और उसमें वो अनलिमिटेड प्रॉफिट की इच्छा रखता है। तो उसको वहां पर क्या करना होगा, अगर कोई खरीदने वाला है तो भी उसे सारे सामान में से कुछ को सिलेक्ट करना होगा कि उसे क्या खरीदना है। अगर कोई बिजनेस करने वाला है तो उसको सारे बिजनेस में से सेलेक्ट करना होगा क्या बिजनेस करना है उससे। अगर कोई किसान है, सोचिए जरा ध्यान से, अगर कोई किसान है तो किसान के पास जमीन है, उस जमीन पर किसान को इस बार क्या उगाना है, इस बार क्या फसल करनी है, कौन सी ऐसी फसल जो उसको ज्यादा कमाई करके दे सकती है। उसे गेहूं का उत्पादन करना है, बाजरा करना है, चना करना है, दाल करनी है, उसे गन्ना करना है, किस चीज का उत्पादन करना है, क्योंकि किसान तो चाहता है सारी फसल अपनी हो जाए,
लेकिन क्या ये पॉसिबल है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि उसके पास लिमिटेड है जमीन, चाहे वो कितनी भी जमीन हो, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, कितनी भी हो, लेकिन वो लिमिटेड ही है अपने आप में। उसका इस्तेमाल करके उसे क्या करना है? मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है। अगर आप सरकार की बात सोचें जरा ध्यान से, अगर आप ये कहें सरकार क्या होती है, कि सरकार का काम है देश का डेवलपमेंट करना, देश का विकास करना, देश को आधुनिक बनाना, नया बनाना, देश में नए एयरपोर्ट बनाना, नए रेलवे स्टेशन बनाना, नए बस स्टॉप बनाना, देश के अंदर बुलेट ट्रेन को चलाना है, देश के अंदर सड़कों का निर्माण करना है, स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है। और ये कितना भी कर लें अब कभी कंप्लीट नहीं होने वाला, इसका कोई अंत नहीं है, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन सरकार जो इतनी बड़ी है देश में, अब सोचिए जब सरकार इतनी बड़ी है और उसके पास जो पैसा है वो भी तो लिमिटेड है। सरकार के पास हर साल आप देखते हो, सरकार कहती है कि हमारे पास इतना पैसा है, इस साल 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 10 लाख करोड़, 35 लाख करोड़। इस बार सरकार ने 40 लाख करोड़ का बजट बनाया। ये जो 40 लाख करोड़ का बजट है, तो वित्त मंत्री जी ने बाहर आकर क्या कहा बजट पेश करने के बाद, कि ये 40 लाख करोड़ रुपए जो हमारा बजट है, हमने कोशिश की है कि इसका सही इस्तेमाल करके देश का मैक्सिमम विकास किया जाए। इसका मतलब क्या है कि विकास का अंत नहीं होने वाला इस 40 लाख करोड़ से। अगले साल फिर बजट आएगा, फिर उसके बाद बजट आएगा, और ये 40 लाख करोड़ का सही से कैसे इस्तेमाल किया जाए, बस ये सोचना इकोनॉमिक्स है। अब आप मुझे बताएंगे जल्दी से कमेंट करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स आपके पास है, वॉइस बेहतर आनी चाहिए आपके पास। पता नहीं क्यों, मैं एक बार चेक कर लेता हूं भाई। और एक दो स्टूडेंट का डाउट है, आप ये बताएं मुझे कि जब भी आप लाइफ में चॉइस करते हैं, तो जब भी आप लाइफ में चॉइस करते हैं, मेरी बात समझिएगा, तो सर उस चॉइस करने के लिए हम क्या सेलेक्ट करते हैं? हम हमेशा सेलेक्ट करते हैं कि सबसे बेस्ट को सेलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, डिजायर अनलिमिटेड है, अपनी जरूरतों को मैक्सिमम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। यही डिसीजन लेना, यही इकोनॉमिक्स कहलाता। आप सोचिए और मुझे बताइए, आप लाइफ में किस टाइम पर इकोनॉमिक्स यूज नहीं करते? आपको हमेशा चॉइस करनी है। मैंने कहा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान चॉइस करता है। खाता है तो चॉइस करता है, पहनता है तो चॉइस करता है, घूमने जाता है चॉइस करता है, स्टडी करता है चॉइस करता है, 10वीं पास कर ले तो 11वीं में चॉइस करता है कौन सी स्ट्रीम लेनी है, 12th क्वालिफाई कर ले तो ग्रेजुएशन में कॉलेज कौन सा लेना है, कॉलेज क्वालिफाई कर ले तो कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, एग्जाम की तैयारी डिसाइड कर ले तो कहां से करनी है, एग्जाम सेलेक्ट हो जाए तो कौन सी जॉब करनी है, और जॉब अगर सेलेक्ट हो जाए उसके बाद तो कहां पर ज्वाइनिंग करनी है। बहुत सारे डिसीजन है लाइफ में, हमेशा चॉइस करते हो। और चॉइस का मतलब एक ही होता है, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश हर एक इंसान करता है अपने अपने हिसाब से। हर कोई अपनी चीजों का बेस्ट यूज करता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। टीचर भी चॉइस करते हैं। तो इंडिया का 2022 का बजट है 40 लाख करोड़ रुपए समथिंग, क्योंकि 39 लाख समथिंग है, वो 40 लाख करोड़ के अराउंड मैंने बताया आपको इस बार का बजट है। लेकिन देश कंप्लीटली नीड को पूरा नहीं कर सकते, जरूरतों को मैक्सिमम पूरा कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि अगर सवाल ये पूछ लिया जाए कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, आप बताएंगे सबसे पहले आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेट। जितने भी ऑल्टरनेट आपके पास अवेलेबल होंगे, उन सब में सबसे बेहतर विकल्प जो होगा हम उसको चुनने की कोशिश करेंगे। तो इकोनॉमिक्स का एक मतलब होगा सर्वोत्तम विकल्प का चयन, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना। यह भी मीनिंग हो सकता है। ओके, अच्छा, दूसरा मीनिंग यह भी हो सकता है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको बेहतर इस्तेमाल करना चाहते हो। बेस्ट करने का मतलब होता है बेहतर करना। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना।
संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना, इसको ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है अगर आप चाहें तो। ये सब इसलिए पढ़ना जरूरी है, देखो मैंने हमेशा कहा जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपको नहीं पता एग्जामिनर क्या देने वाला है ऑप्शन के अंदर। आपको कुछ भी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन मिल जाए, बस आप उसमें से बेहतर को कैसे ढूंढोगे ये सीख लो आज मेरे साथ आप। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ये भी इसका मीनिंग हो सकता है। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, यानी बेहतर तरीके से संसाधनों का इस्तेमाल करना या उसका वितरण करना। बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स यह भी कहा जा सकता है, संसाधनों का बेहतर वितरण करना है। या आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हो सर कि इकोनॉमिक्स का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्स हैं आप उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज ये भी कहा जा सकता है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों का प्रबंधन करना, ये भी कह सकते हैं भाई। तो इसमें से अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो बेसिकली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब है बेटर मैनेजमेंट करना, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन करना, बेटर चॉइस करना, बेटर सिलेक्शन करना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। आई थिंक ये क्लियर है आपके पास अभी इंफॉर्मेशन कि इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग रहेगा वो हमेशा सिलेक्शन के बारे में होगा, बेस्ट यूज के बारे में होगा, ठीक है। लेकिन एक बात को ध्यान से समझना मेरी कि सर इकोनॉमिक्स जो है आपके पास, जो अर्थशास्त्र है, क्या इसमें हम सारी इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं? क्योंकि लाइफ में हम बहुत सारी चॉइस करते हैं, क्या हर चॉइस करना इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा? देखो याद करना है अभी मेरे साथ कि आगे वाली क्लास के अंदर, आने वाले टाइम पीरियड के अंदर हम बात करेंगे इससे कि दुनिया में दो तरह की एक्टिविटी होती है, कुछ इकोनॉमिक है और कुछ नॉन इकोनॉमिक है। बेसिकली मान लीजिए कि आप चॉइस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि आपको ये चॉइस करनी है कि पहनना क्या है, कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं जनरली और उनमें से चॉइस करनी है कि क्या पहनना है, और एक चॉइस ये करनी है कि बहुत सारे कपड़े हैं उनमें से क्या खरीदना है। देखो जब आप पहनने के बारे में चॉइस करते हैं जनरली तो वहां मनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप खरीद चुके हैं पहले से, जस्ट आपको डिसाइड करना है कि क्या अच्छा लगेगा आपके लिए, वो आप पहन लेंगे। यहां मनी इन्वॉल्व नहीं है डिसीजन के अंदर। लेकिन जब आप खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर मनी इन्वॉल्व होती है, आपको हमेशा याद रखना। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होंगी जहां पर मनी इन्वॉल्व होगी, पैसे का इन्वॉल्वमेंट होगी, तो वो आपकी इकोनॉमिक कहलाएगी, और जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होगी वो नॉन इकोनॉमिक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक किसान खेती करता है ताकि वो उत्पादन करे, पैसा कमा सके, ये मनी से जुड़ा होगा, ये इकोनॉमिक हो सकता है। एक टीचर पढ़ा रहा है सैलरी लेने के लिए, ये इकोनॉमिक होगा। एक डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है, उससे वो फीस लेता है, ये इकोनॉमिक होगा। एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है और प्रॉफिट कमाता है, वो इकोनॉमिक होगा। एक लेबर फैक्ट्री में काम करती है और वहां से मजदूरी मिलती है, वो इकोनॉमिक होगा। एक रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है और उसके बदले पैसा लेता है, इकोनॉमिक होगा। लेकिन एक सोशल वर्कर समाज के लिए काम करता है, लेकिन सोशल वर्क करता है ताकि समाज का वेलफेयर हो जाए, उसके लिए पैसा इन्वॉल्व इंपॉर्टेंट नहीं होता। कोई अपना धर्म के लिए फास्टिंग करता है, कोई धर्म के लिए कोई भी दान करता है, दक्षिणा करता है, धर्म के लिए हवन कराता है, जनरली घर की सुख शांति के लिए। ये सब सामाजिक और धार्मिक हो सकते हैं पर ये आर्थिक नहीं होने वाले। अगर कोई मान लो अपनी कल्चर के लिए, अपनी संस्कृति के लिए काम करता है तो वो भी क्या है, वो भी आपका सांस्कृतिक है जनरली, तो वो आपका उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। मेरी बात यहां तक समझ आई जल्दी से? चलिए भाई, तो इसीलिए देखो एक और बात ध्यान में रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी सवाल बना देता है कि इकोनॉमिक्स को हम जनरली क्या कहते हैं सर? इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नॉन एज, इकोनॉमिक्स को हमेशा क्या कहा जाता है? साइंस ऑफ वेल्थ या मनी। इसको हम साइंस ऑफ
मनी या साइंस ऑफ वेल्थ भी कहते हैं। वेल्थ का मतलब भी संपत्ति या पैसा होता है। तो जनरली ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर हम कहेंगे सिर्फ वो एक्टिविटीज की इन्वॉल्वमेंट की जाती है जिसका कनेक्शन मनी के साथ होगा। इसीलिए सवाल पूछेगा इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप आंसर करोगे इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र को धन या संपत्ति का विज्ञान भी कहा जाता है। धन या संपत्ति का विज्ञान भी कहा जाता है। और ऐसा मैंने इसलिए कहा आपसे क्योंकि हमारे पास जनरली दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। इज नॉन एज साइंस ऑफ मनी और वेल्थ। बात क्लियर है यहां तक? ओवरऑल फर्स्ट स्लाइड आपके पास क्लियर है? तो साइंस ऑफ मनी या वेल्थ कहने का मतलब यह है, विज्ञान का मतलब यहां पर एक स्टडी को लेकर बात की गई, ऐसी स्टडी जिसमें मनी के बारे में डिस्कशन किया जाता है। जनरली एक बात मैं आपको बताऊं कि जो इकोनॉमिक्स की शुरुआत होती है लाइफ में, अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति है भारत के, अगर पूरी दुनिया को किसी ने इकोनॉमिक्स दी है ना, तो भारत के व्यक्ति हैं सर। उनका नाम है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। उनका असली नाम क्या है? विष्णुगुप्त। उन्होंने करीब करीब 2500 साल पहले, यानी कि 250 बीसी के अंदर, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां से लगभग 250 बीसी में, बिफोर क्रिस्ट हम बात कर रहे हैं, एक किताब लिखी थी। और आप जानते हैं कि विष्णुगुप्त किसके मंत्री और गुरु भी रहे हैं, जानेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री भी रहे, गुरु भी रहे। और किताब का नाम था अर्थशास्त्र, जिन्होंने कहा था अर्थ का मतलब है मनी और शास्त्र का मतलब है स्टडी करना। मनी से संबंधित स्टडी को ही क्या कहते हैं? तो आप कहोगे इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो जनरली अगर आपने ये पहली स्लाइड को डन कर लिया तो आप सेकंड स्लाइड को देख सकते हैं मेरे साथ, और ये सीख सकते हैं जनरली कि कहां से ये शब्द आया है सर, इसका मतलब देखिएगा ध्यान से। तो एक व्यक्ति है जिनका असली नाम विष्णुगुप्त है, लेकिन उन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, उनको चाणक्य भी कहते हैं, और विष्णुगुप्त तो इनका नाम ही है। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये क्लियर है? बिल्कुल क्लास चल रही है। अब मेरी बात समझो। इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड साइंस। साइंस का मतलब देखो, हमेशा याद रखो, जब आप कुछ भी स्टडी करते हो तो आप कहते हो इट इज ए आर्ट एंड साइंस। साइंस का मतलब इज ए स्टडी, इज ए प्रोसेस, जहां पर आपके रूल्स रेगुलेशंस रिलेट करते हो, वो साइंस होता है। ऐसे तो आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस कहते हैं। अब साइंस का वर्ड वो मत लीजिए कि सर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला साइंस होता है। साइंस मींस स्टडी और प्रोसेस को कहते हैं, जहां पर रूल्स और रेगुलेशंस की बात की जाए। तो कौटिल्य के द्वारा देखो एक किताब लिखी गई थी, और उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। किताब का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। ये किताब है जनरली, और आपको याद रखना है ये किताब लिखी है किसने? कौटिल्य ने। देखिए इस किताब में जनरली देखो वर्ड क्या होगा कि दो शब्द यहां पर डिफाइन किए गए। अब यहां शास्त्र का मतलब क्या होता है? किसी भी लिखित दस्तावेज को शास्त्र कहते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे ग्रंथ हैं, वो सारे क्या हैं? अलग अलग शास्त्र हैं। जो किताबें लिखी जाती हैं वो भी शास्त्र में ही आती हैं। तो जो डिफरेंट टेक्स्ट हमारे पास, लेख लिखे हुए हैं, जो लिखित चीजें लिखी हुई हैं हमारे पास, जिससे हमें ज्ञान मिलता है, जिससे नॉलेज मिलती है, वो। और अर्थ का मतलब होता है मनी, यानी कि धन के बारे में। तो अर्थ शब्द के बारे में डिफाइन किया गया इससे। अब आप कहेंगे कि ऐसे लेख जो कि धन का ज्ञान देते हैं हमें, वही अर्थशास्त्र कहलाते हैं। और ये किताब लिखी गई है लगभग 250 बीसी के अंदर, लेकिन इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं कहा जाता है, क्योंकि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कोई और हैं। लगभग फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिन्हें कहेंगे, उनका जन्म इनके जन्म के 2000 साल के बाद हुआ है। सोचिए इन दो व्यक्तियों के बीच में 2000 साल का अंतर है, लेकिन जो जड़ शुरू होती है इकोनॉमिक्स की, वो यहां से शुरू होती है। देखो मैं आपको बताऊं कि सीजीएल 2015 के अंदर एक सवाल पूछा गया था, और एक सीजीएल मुझे याद आता है 2016 के अंदर एक सवाल पूछा गया। दो अलग अलग तरह के सवाल पूछे गए, और इन दो सवालों के बारे में देखो याद करना। वो सवाल ये थे
कि पहले सवाल पूछा गया कि इसमें कौन सी आर्थिक क्रिया, अब आप समझ सकते हो सर, जितनी भी क्रियाएं अर्थ से जुड़ी होती हैं, यानी लाइफ के अंदर अगर हम दो पार्ट में क्लासिफाई करें तो कुछ क्रियाओं को हम क्या कह सकते हैं, आर्थिक क्रियाएं कह सकते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आर्थिक क्रियाएं का मतलब होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और मैंने आपको बताया है आर्थिक का मतलब है जो अर्थ से हो, और अर्थ का मतलब है जो पैसे से हो, यानी कि मनी से हो। जो क्रियाएं मैंने आपको बताई अभी रिसेंट में मनी से जुड़ी हुई सारी, वो आर्थिक हो गई, और जो मनी से रिलेट नहीं करती हैं वो सारी अनार्थिक हो गई। अब देखो क्या था, 2015 के सीजीएल में पूछा गया कि एक टीचर इंस्टीट्यूट में पढ़ाता है, एक टीचर सर्व शिक्षा अभियान के तहत पढ़ाता है, एक टीचर कंसल्टेंसी देता है स्टूडेंट्स को, और एक टीचर अपनी बेटी को पढ़ाता है। इसमें कौन सा आर्थिक नहीं है? तो शायद अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आप जानते आर्थिक नहीं है इसका मतलब जो पैसे से संबंधित नहीं है। एक टीचर का अपनी बेटी को पढ़ाना यह आर्थिक नहीं हो सकता। 2016 में एक सवाल पूछा गया कि लेबर किसे कहा जाता है जनरली, लेबर का क्या मतलब है? तो आप समझ सकते हैं कि सर लेबर वो होती है जो अपने एफर्ट्स करती है, अपनी मेहनत करती है बदले में पैसे के, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। उसमें एक ऑप्शन दिया गया हाउस वाइफ कुकिंग कर रही है, तो क्या वो लेबर मानी जाएगी? आप कहेंगे सर वो नॉन इकोनॉमिक हो गया, वो तो आर्थिक नहीं है। हॉबी ऑफ पेंटिंग, किसी को पेंटिंग करने का शौक है, वो भी आर्थिक नहीं हो सकता। यहां पर एक और ऑप्शन दिया गया कि आप फ्री टाइम के अंदर, यानी अपने फ्री टाइम पीरियड के अंदर कोई सब्जियां उगा रहा है, इसका मतलब उसका फ्री टाइम को पास करने का उद्देश्य है, बल्कि उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाने का या सब्जियां उत्पादन करने का नहीं है, वो अपने टाइम को पास करने के लिए इस काम में लगा हुआ है। और एक दिया गया, एक म्यूजिशियन परफॉर्म करता है पैसा कमाने के लिए ताकि उसे कुछ फंड मिल जाए। तो चाहे म्यूजिशियन परफॉर्म करता हो, चाहे कोई एक्टर एक्टिंग करता हो, चाहे खिलाड़ी आईपीएल में खेलता हो, चाहे टीचर पढ़ाता हो, डॉक्टर इलाज करता हो, ये सारे हैं तो लेबर ही। बस ये फर्क अलग है, कोई फिजिकली मेहनत कर रहा है, कोई मेंटली मेहनत कर रहा है, सबकी मेहनत अलग अलग है, लेकिन सब लेबर है यहाँ पर। तो लेबर का मीनिंग आपने क्या डिफाइन कर लिया? जो मनी से रिलेट करता है। तो जनरली आपके पास क्या हुआ कि इस तरह के जब सवाल आपको देगा, 2, 4 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, वहां पर आपको सिर्फ लॉजिक के बेस पे आंसर देना है, रटना कुछ भी नहीं होगा। देखो तो आप क्या कहेंगे सर? जनरली वो क्रियाएं, वह क्रियाएं जिनका संबंध जो धन व संपत्ति से संबंधित हो, इकोनॉमिक का मतलब है एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी एंड वेल्थ। तो जो मनी या संपत्ति जिससे क्रिएट हो जाए वो आपकी इकोनॉमिक कहलाएगी। और मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, अभी समझना। इन एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम डिवाइड करेंगे। जैसे आपने कहा किसान भी है, बिजनेसमैन भी है, डॉक्टर भी है, इनको हम 3 अलग अलग सेक्टर में डिवाइड करेंगे बाद में अगली क्लास में। एक होगा प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद एक होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है जिसे कहते हैं टर्शियरी सेक्टर। अभी बस आप इतना समझेंगे ध्यान से कि हमारे पास जो भी एक्टिविटी होगी उसे जनरली हम 3 सेक्टर में क्लासिफाई करने वाले हैं, और धीरे धीरे करके आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें एक होता है जिसे क्या कहोगे, प्राथमिक क्षेत्र कहोगे, एक होता है जिसे कहेंगे द्वितीयक क्षेत्र, और एक होगा जिसे क्या कहेंगे, तृतीयक क्षेत्र कहेंगे बेसिकली। तो इसमें हम कैसे क्लासिफाई करेंगे ये आने वाली क्लास में पता चलेगा, लेकिन अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, मनी से रिलेटेड हर एक एक्टिविटी तो वो आपके पास क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये आर्थिक है। इसके बाद जो आपके पास मनी से संबंधित नहीं है वो सारी एक्टिविटी को आप अनार्थिक कह सकते हैं। अनार्थिक क्रियाएं यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वह क्रियाएं जो धन से संबंधित नहीं है, वह क्रियाएं
जो धन से संबंधित, धन या संपत्ति से संबंधित नहीं है, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? बेसिकली उन्हें नॉन इकोनॉमिक कहा जाएगा। एक्टिविटीज नॉट रिलेटेड टू मनी और वेल्थ, नॉट रिलेटेड टू मनी और वेल्थ, जो मनी या वेल्थ से रिलेट नहीं करती, वो आपके पास जनरली नॉन इकोनॉमिक है। और एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको क्या बताया, जैसे कोई इंसान सोशल वर्क कर रहा है, अब सोशल वर्क करना नॉन इकोनॉमिक होगा। कोई इंसान अपना रिलीजियस वर्क कर रहा है, जनरली अपने रिलीजन के लिए रिलीजियस वर्क करता है, या कोई इंसान अपने कल्चर के लिए काम करता है, जनरली कल्चरल वर्क करता है, तो आप कहेंगे कोई सामाजिक कार्य करना हो, कोई धार्मिक कार्य हो, या कोई सांस्कृतिक कार्य हो, ये सारे नॉन इकोनॉमिक होंगे। तो यहां तक की बात तो समझ में आ गई आज हमें कि इकोनॉमिक्स का मतलब है लाइफ में सिलेक्शन करना, चॉइस करना, बेटर करना, बेस्ट करना, और उसमें जो मनी से जुड़ा होगा वही इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, अदरवाइज बाकी सारे इकोनॉमिक्स के बाहर होंगे। उसे आप नॉन इकोनॉमिक, अनार्थिक कह सकते हो। जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे पहले मुझे कि सर ये दो डिफरेंट स्लाइड आपको समझ में आ गई हैं। मैं आपके कमेंट ले रहा हूं। हॉबी ऑफ टीचिंग, अगर टीचिंग करना हॉबी है तो फिर वो नॉन इकोनॉमिक है, और अगर टीचिंग करना प्रोफेशन है तो फिर वो इकोनॉमिक होगा। भाई मेरी बात सीधी सी बात है आपके पास, इस सब को नोट करते हुए चलिएगा। और जीएस स्पेशल बैच और इको स्पेशल में क्या फर्क है? एक स्टूडेंट ये कमेंट कर रहा है, अच्छा कमेंट है उसका, वैसे मैं आपको बता दूं, देखो यहां जो तैयारी की जाएगी वो वन डे एग्जाम के लिए होगी। वन डे एग्जाम का मतलब एसएससी के एग्जाम हो गए आपके, जनरली सारे एसएससी लेवल के एग्जाम कवर हो जाएंगे। पुलिस का एग्जाम है, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम है, आपका रेलवे का एग्जाम है कोई, वो हो जाएगा इसके अंदर। सीडीएस एनडीए में हेल्प कर जाएगा पूरा। सब्जेक्ट स्पेशल जब आता है तो वो पीसीएस को लेकर चलता है और यूपीएससी के प्रीलिम को लेकर चलता है। तो वहां पर आपकी जो नंबर ऑफ क्लासेस होती है ना इको स्पेशल में, वो आपकी डबल हो जाती हैं लगभग। वो आपकी क्लासेस जो है वो 40 की जगह 80 हो जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 80 क्लासेस होंगी, सर मटेरियल कितना आगे हो जाएगा। तो बस ये एक फर्क है, अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो उस स्टैंडर्ड का, तो जीएस स्पेशल इनफ है, आपको कोई और बैच नहीं लेना उसके बाद। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, ये प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी, टर्शरी क्या है, इसके बारे में हम क्लास नंबर 3 में अलग से बात करेंगे। सारे टाइप ऑफ सेक्टर में डिस्कस करूंगा तब। लेकिन अब एक सवाल आता है मेरे पास, ये आपको बताना है मुझे कि सर इकोनॉमिक्स का मतलब सिलेक्शन करना है, लेकिन इकोनॉमिक्स दुनिया में आई ही क्यों है? अगर इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ी हमें, कि इसकी स्टडी करनी पड़ती है हमें, तो ये क्यों जरूरत पड़ी? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जल्दी से कि इकोनॉमिक्स का जो सीधा संबंध है वो किसके साथ है। देखिएगा ध्यान से मेरे साथ। तो वाई इकोनॉमिक्स एमर्ज्ड, अर्थशास्त्र की उत्पत्ति का कारण क्या है? अर्थशास्त्र की उत्पत्ति क्यों हुई है वो आपको बताना है, कि उत्पत्ति का कारण क्या होने वाला है। देखो ध्यान से, तो आपके पास एक ही रीजन, एक ही लॉजिक आप जानते हो, और वो रीजन या लॉजिक क्या है? जितने भी रिसोर्स हैं हमारे पास किसी भी काम को करने के लिए, एक रिसोर्स होता है लैंड यानी भूमि, वो लिमिटेड है। एक होती है लेबर, इंसान, मजदूर, वो भी लिमिटेड होंगे। एक होता है पैसा, कैपिटल, वो भी लिमिटेड है। और एक होता है रिस्क लेना, आप एक लिमिट से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। यानी जितने भी संसाधन हैं वो लिमिटेड है। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स के कारण, अब मेरी बात समझिएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स हैं हमारे पास। संसाधन सीमित हैं और इच्छाएं असीमित हैं। सीमित संसाधन व
असीमित इच्छाओं के कारण ऐसा हुआ है। या देखो, आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, आप इसे ऐसे भी कह सकते हो सर कि अगर हम ये कह दें इसकी जगह लैक ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों की कमी की वजह से, या इसी को कहा जाता है स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। लैक ऑफ रिसोर्सेज या इसका मतलब होता है स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी स्केयर होने का मतलब कम होना ही होता है जनरली। लैक ऑफ रिसोर्सेज या स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी होना, संसाधनों की कमी, या आप इसे कह सकते हो संसाधनों की दुर्लभता। दुर्लभ का मतलब जानते हैं क्या है? किसी चीज का कम होना, इसी को दुर्लभता कहा जाता है। ठीक है, तो जल्दी से आप इस बात को समझ लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, फिर इससे आगे की बात मैं करूंगा आपके साथ, लेकिन अब मुझे एक बात सोच के जवाब देंगे कि सर इकोनॉमिक्स करना स्टडी है, हम इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, देखो एक बात याद रखना, डिसीजन कभी एक सा नहीं हो सकता। अगर सोचिए, एक परिवार में दो भाई हैं, या एक परिवार में दो बहनें हैं, एक परिवार में आपके माता पिता हैं, तो आप सोचिए क्या आप लोग हर बात में एक जैसा सोचते हैं? हो सकता है कि दो भाई में एक भाई का डिसीजन अलग हो किसी इश्यू पर और दूसरे भाई का डिसीजन अलग हो सकता है फादर कुछ और कहते हो, मदर कुछ और कहती हो सकता है कि आपकी एक सिस्टर कुछ कहती हो और ब्रदर कुछ और कहता हो। जब एक परिवार के दो लोग किसी एक बात में एक जैसा फैसला नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना। हमें ये लगता है कि सर सिलेक्शन करना है बेस्ट का, लेकिन हर किसी के लिए बेस्ट का मतलब अलग अलग होता है। देखिए, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेके सोचिए कि सर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? आज के वक्त में चाइना दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? तो हमारे भारत की है। लगभग चाइना की आबादी से कुछ करोड़ ही कम है भारत की आबादी। लेकिन एक बात सोचिए, चाइना की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है और चाइना ये कह रहा है कि हमें आबादी को बढ़ाने की जरूरत है। पहले चाइना में क्या था सोचिए, एक बच्चा ही हो सकता है एक परिवार के अंदर। बाद में चाइना के अंदर फैसला किया गया कि एक नहीं, आपके परिवार में अब दो बच्चों का जन्म हो सकता है। फिर फैसला किया गया चाइना में कि अब एक दो नहीं बल्कि तीन बच्चों का जन्म होगा। आप सोचिए कि जिस देश की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा हो, उसकी आबादी और कितनी बढ़ने वाली है फ्यूचर के अंदर। और भारत जो दो नंबर पर है आबादी में, वो ये कह रहा है कि भाई परिवार में जो है वो बच्चे कम होने चाहिए, छोटा परिवार होना चाहिए, सुखी परिवार होना चाहिए। इसलिए पहले ये कहा जाता था कि शेर इंसान, यानी जब हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में कि छोटा जो परिवार है बेसिकली हम दो हमारे दो, ये इसीलिए कहा गया, ये एक स्लोगन इसलिए बनाया गया लोगों को अवेयर किया जाए इस बारे में। और उसके बाद जब ये स्टेटमेंट लगी कि दो भी बहुत ज्यादा हैं, फिर सरकार ने एक डिसीजन लिया कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। जनरली सरकार ने इसको भी प्रमोट किया बहुत ज्यादा कि परिवार में एक ही बच्चे का जन्म होना चाहिए। मेरा सवाल ये है सीधा सीधा आपके सामने कि आप दो सिचुएशन को देख रहे हैं सर। एक देश जो है वो क्या कर रहा है कि आबादी ज्यादा और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे की आबादी थोड़ी कम है और वो और कम करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप कहेंगे कि दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं, दोनों में इकोनॉमिक्स का यूज किया जा रहा है। क्योंकि देखो हर काम में इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व होती है, वो तो मैंने आपको बता दिया। देखो चाइना की आबादी बढ़ाने के पीछे क्या रीजन है, तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ज्यादा आबादी नुकसानदायक तो होती है, पर कुछ तो अच्छाइयां होती होंगी तभी चाइना ऐसा कर रहा है। ज्यादा आबादी के लाभ भी होते हैं और ज्यादा आबादी के नुकसान भी होते हैं। आज अगर दुनिया की नजरें भारत पर हैं, आज अगर हर इंसान देखता है कि भारत आने वाली महाशक्ति है, तो कौन है भारत में महाशक्ति? भारत की जनता। क्योंकि भारत में 135 करोड़ लोग रहते हैं। अगर कंपनियां इनकी जरूरत का सामान बनाने लग जाएं, वो कंपनियां रातों रात अमीर हो जाती हैं। इतनी आबादी भारत में है जो डिमांड कर सकती है। हर कोई जो प्रोडक्ट बनाता है जनरली वो देखता है कि भारत के लोगों की जरूरत कैसी है, उसके हिसाब से बनाया जाए। तो आप कहेंगे कि सर दो देश अलग अलग हैं, दोनों की परिस्थितियां अलग अलग हैं। पहले चाइना को लगता था आबादी कम करना अच्छा है, आज उसको लगता है ज्यादा करना अच्छा है। भारत जिसे अभी लग रहा है कि
आबादी को कम करना अच्छा है, लेकिन आने वाले 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद यही भारत होगा और यहां जो भी पार्टी का शासन होगा सरकार का, वो क्या कहेगी, आबादी को बढ़ाना होगा। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि देखो, आबादी ज्यादा होना नुकसानदायक तो है, लेकिन अगर उस आबादी के अंदर युवा अवस्था अगर कम हो, अगर युवा ना हो देश में, बच्चे हो, सीनियर सिटीजन हो देश में, तो हमेशा याद रखेंगे वो बच्चे और सीनियर सिटीजन जो होंगे वो और भी ज्यादा डेंजरस होने वाले हैं। क्योंकि हमेशा याद रखो, देखो जो बच्चे हैं 14 साल तक के और जो सीनियर सिटीजन हैं वो डिपेंडेंट लोग होते, कौन सी इनकम पर? युवाओं की इनकम पर। अगर वो ज्यादा होना तो देश में और ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन अगर देश में युवा ज्यादा हो, 15 से लेकर 64 साल के लोग, जो काम करने वाली एज वाले लोग हैं, अगर ये ज्यादा हो देश में, तो ज्यादा आबादी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा आबादी के भी बहुत नुकसान नहीं होते, क्योंकि उसकी आबादी जो होती है उसके लिए एक ताकत बन जाती है। इसी को तो बोलते हैं मानव संसाधन। आप सोचिए ना, एक इंसान का होना उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और भारत के पास यही तो है जो भारत को महाशक्ति बनाएगा, मानव संसाधन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है। और चाइना, भारत इसलिए कह रहा है कि हमारे पास बहुत युवा है, अब आबादी को कम भी कर लें कोई बात नहीं, हमें परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन चाइना में दिक्कत क्या है? वहां युवा नहीं है, और अगर युवा नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? इसलिए उनको चाहिए कि आबादी बढ़े, आज नहीं लेकिन 15 साल बाद युवाओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी फिर से चाइना के अंदर। तो इंपॉर्टेंट जो सीखना है ना मेरे साथ, वो यही है सर कि डिसीजंस अलग अलग होते हैं। देखिए अभी एक वॉर चल रहा है, मैं आपको समझाऊं। अब जब बजट आता है तो बजट में कोई तो ये कहता है कि हमें शिक्षा पे ज्यादा खर्च करना चाहिए, कोई ये कहता है कि नहीं जी हमें हेल्थ पे ज्यादा खर्च करना चाहिए, कोई कहता है कि हमें इस समय डिफेंस मजबूत करना चाहिए। कभी भी किसी के साथ वॉर हो सकता है, कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। देखो हर देश की अपनी प्रायोरिटी है, हर देश की अपनी थिंकिंग है। कोई कहता है कि हमें कहां खर्च करना है तो उसके हिसाब से करते हैं। जैसे जापान वाले हैं, जापान वाले डिफेंस पे तो करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा खर्चा टेक्नोलॉजी पे करते हैं, और वही उनको नंबर 1 बनाता है दुनिया के अंदर। जो अमेरिका वाले हैं इस समय वो डिफेंस पे खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी इकोनॉमी जो खराब हो रही है वो उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में जो हो रहा है वो ये डिमांड की जा रही है, एजुकेशन पे खर्चा बढ़ाओ, हेल्थ पे खर्चा बढ़ाओ। क्योंकि देखो ना कि बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर गए। अगर ऑक्सीजन होते, प्रॉपर बेड होते, प्रॉपर हॉस्पिटल होते, तो हमें ये नहीं करना पड़ता। तो अब सरकार के पास पैसा तो उतना ही है और सबकी अपने अपने हिसाब से जरूरत आ रही है। इसका मतलब सरकार को एक बैलेंस क्रिएट करना है जिससे सभी को मैनेज किया जा सके। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैनेज करना और डिसीजन लेना ये जितना आसान लगता है, रियल में उतना आसान होता नहीं है। इसीलिए देखो एक बात समझो कि इकोनॉमिक्स एक स्टडी है, लेकिन इकोनॉमी क्या है वो समझो बात को। देखो जहां पर इकोनॉमिक्स का यूज किया जा रहा है उसे इकोनॉमी कहते हैं। अभी आप समझोगे बात, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, देखा आप लोगों ने। अमेरिका ने रशिया पर क्या करने की कोशिश करी कि रशिया की इकोनॉमी पर प्रतिबंध लगाए। इकोनॉमिक्स पे प्रतिबंध नहीं लगाए, रशिया की इकोनॉमी पर सैंक्शंस लगाए। और वो इसीलिए कराए रशिया की इकोनॉमी के सैंक्शंस, ताकि जो रशिया है बेसिक तौर पर उसके अंदर इकोनॉमिकली जब कमी आएंगी, जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो उसके ही देश के लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। तो जनरली इकोनॉमी क्या होती है, एक एरिया को इकोनॉमी कहते हैं। जैसे एक बाउंड्री होती है भारत की, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से लेकर सिलचर तक, ये जो एरिया होता है देश का, इसे इकोनॉमी कहते हैं, जहां सीमित संसाधन होते हैं। और इस्तेमाल कैसे करना है उसकी जो नॉलेज होती है, उसके जो प्रोफेशनल्स लोग होते हैं वो इकोनॉमिक्स करते हैं। अब समझना बात को, सर इकोनॉमिक्स जो होती है वो एक स्टडी होती है, लेकिन अगर पूछा जाए इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत काम आती है एग्जाम में जब आप आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो अर्थव्यवस्था किसे कहा जाएगा? अर्थव्यवस्था का मतलब है एक भौगोलिक क्षेत्र, एक भौगोलिक क्षेत्र जहां असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए, असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए
सीमित संसाधन उपलब्ध होते हैं, ऐसे एरिया को, ऐसी जगह को कहते हैं अर्थव्यवस्था। सीमित संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो मेरी बात समझना पहले, तो इसका मतलब है ए जियोग्राफिकल एरिया where limited resources are available, limited resources are available to fulfill unlimited wants, to fulfill unlimited wants। ऐसे एरिया को क्या कहा जाता है? और ये एरिया क्या होगा सर? ये इलाका कोई देश हो सकता है, कोई शहर भी हो सकता है, कोई राज्य भी हो सकता है, कोई गांव भी हो सकता है। भाई अर्थव्यवस्था तो कुछ भी हो सकती है, एरिया कोई भी हो सकता है। अगर आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे सर इसका मतलब कोई गांव है तो वो भी इकोनॉमी हो सकती है, अगर हम कहें कि कोई शहर है तो वो भी हो सकती है, अगर कहें कोई राज्य है तो वो भी हो सकती है, और अगर किसी देश को कहेंगे तो वो भी इकोनॉमी को हो सकता जा सकता है। तो इसलिए आप कभी भी देखोगे तो ये नहीं मिलेगा आपको इंडियन इकोनॉमिक्स आगे बढ़ रही है, हम कहेंगे इंडियन इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, पाकिस्तानी इकोनॉमी नीचे जा रही है, रशिया की इकोनॉमी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, यूक्रेन की इकोनॉमी वॉर के कारण तबाह हो चुकी है, चाइना की इकोनॉमी भी इंप्रूवमेंट कर रही है, अमेरिका की इकोनॉमी खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है, ईरान की इकोनॉमी बहुत नीचे गिर चुकी है, जापान की इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग होता है। तो इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी एक एरिया को कहा जाएगा। तो इसका मतलब एक घर से शुरुआत की जा सकती है, लेकिन जनरली घर की बात नहीं करते हम, क्योंकि एक मैनेजमेंट करने की बात कर रहे हैं सर। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जो हम यूज करते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो इकोनॉमी क्या है? एक एरिया हो गया सर। तो इंडिया एक इकोनॉमी है, और इंडिया की समस्याएं कैसे दूर करनी है ये इकोनॉमिक्स होती है। तो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी है। जैसे गरीबी दूर करना इकोनॉमिक्स में होगा, बेरोजगारी दूर करना इकोनॉमिक्स में होगा, महंगाई को कंट्रोल करना इकोनॉमिक्स में होगा, जनसंख्या के लाभ निकालना इकोनॉमिक्स में होगा, देश में प्लानिंग करना इकोनॉमिक्स में होगा। लेकिन जहां पर ये इस्तेमाल करेंगे उस जगह को इकोनॉमी कहेंगे। तो याद रहेगा डिफरेंस क्या होगा सर? इज इकोनॉमी डिफरेंट फ्रॉम इकोनॉमिक्स? यस, इकोनॉमी इज ए एरिया एंड इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी दैट यूज्ड इन द इकोनॉमी। चलिए भाई एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा, ये बात आपको समझ में आ रही है मेरे हिसाब से कि सर जब भी डिसीजन लिए जाते हैं इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। तो एक और बात समझेंगे यहां पर कि इतनी बात तो क्लियर हो चुकी है इकोनॉमिक्स क्या है, उसके अलावा आपने ये भी सीख लिया इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, कौटिल्य की किताब जो आई थी उसके बारे में हमने पढ़ा है। और बेसिकली याद रखना, देखो ये सवाल आया था, मैं आपको एक बात और समझा के चलूँ यहाँ पर। अगर आप इस पिछली वाली स्लाइड में ध्यान से देखोगे, एक सवाल आया, एक क्वेश्चन है एक किताब के बारे में, देखना ध्यान से। ये जो किताब लिखी गई थी जनरली किसके द्वारा लिखी गई थी? कौटिल्य के द्वारा लिखी गई एक किताब थी। 2000 मुझे याद है लगभग 18 के अराउंड में, 2018 के करीब करीब ये सवाल पूछा गया सीजीएल एग्जाम के अंदर कि ये जो किताब है कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई, इसका संबंध किससे है? उसमें एक ऑप्शन था समाज से है, संस्कृति से है, राजनीति से है, या अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से है। तो जनरली स्टूडेंट को क्या लगता है कि ये सर ने पढ़ाया इकोनॉमिक्स वाले, इसीलिए ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी। देखो मैंने क्या कहा था, इकोनॉमिक्स आने में और इस किताब के आने में 2000 साल का अंतर है, बताया है मैंने आपको। इसका मतलब ये किताब इकोनॉमिक्स से रिलेट नहीं थी, ये बात ध्यान से समझना। ये जब चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मंत्री हैं कौटिल्य, उस समय की राजनीति पर इन्होंने किताब लिखी थी। इनका कोई मकसद अर्थशास्त्र लिखना नहीं था, इनका जो जनरली मीनिंग था वो उस समय की राजनीति पर, कि किस तरीके से राजनीति को अच्छा किया जाए, और उसमें पैसे के इस्तेमाल को भी बताया था।
तो इसका मतलब ये किताब उस समय की राजनीति पे प्रेरित किताब थी, जिससे बाद में इकोनॉमिक्स का ओरिजिन किया गया, लेकिन कितने साल के अंतर के बाद? करीब 2000 साल के बाद। इसलिए यहां एक लाइन लिखना बहुत जरूरी है कि ये किताब किससे संबंधित थी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, यह किताब यह राजनीति से संबंधित थी। ये जरूरी है, एग्जाम में पूछा गया था सीजीएल के, दिस बुक रिलेटेड टू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। ये किताब किससे रिलेट करती है? पॉलिटिकल एस्पेक्ट से रिलेट करती है। ठीक है, यानी राजनीतिक से जुड़ी जो जितनी भी चीजें हैं, राजनीतिक आयाम कहते हैं जिन्हें, उनसे रिलेट करती है। तो मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बताया है, समझ में पूरी बात आएगी आपको अच्छे से कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। आगे देखिएगा ध्यान से, अगर समझ में नहीं भी आएगी ना तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका इलाज करना है, और इसका इलाज करना है तो दवाइयां तो कड़वी ही मिलेंगी। मैं आपको छोटी छोटी कहानियां सुनाता चला जाऊं, और कहानियां सुनाने के बाद आपको लगे वाह मजा आ गया, लेकिन ऐसे मजे का क्या फायदा जो यहां पर रह जाएगा। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देख के पता चलेगा सर ने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जो एग्जाम में आ जाता। तब आप कहेंगे कि ऐसे मजे, ऐसी कहानियां सब बेकार हैं। जो मैंने कहा ना, ठोकर खा चुके होते हैं वो जानते हैं कि सर जो सीरियस होकर पढ़ा जा सकता है उससे ज्यादा मजा किसी चीज में है ही नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स शब्द जो है इसका मीनिंग क्या है, ये कहां से आया है, देखो जो इकोनॉमिक्स वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? स्टडी करना, नॉलेज की बात करना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। वर्ड्स डिराइव्ड फ्रॉम, ये वर्ड कहां से आया है? तो ये वर्ड आया है ग्रीक लैंग्वेज से। याद रखेंगे कहां से आया है? ग्रीक लैंग्वेज से आया है। देखो, और ये सवाल आपके पास बनेगा एग्जाम में कि, और मुझे याद है 2014 में ये सवाल आया था एग्जाम में, अर्थ इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति। क्योंकि देखो जब अंग्रेजों ने इसे बताया है तो उन्होंने हिंदी वाला शब्द तो इस्तेमाल नहीं किया होगा। इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा से की गई है। कहां से की गई है? यूनानी भाषा से की गई है। अच्छा, यूनान की भाषा में इसे क्या कहते हैं? देखो, यूनान में इसे कहा जाता है ओइको नोमोस, या इसे एक और शब्द कहते हैं ओइकोनोमिया। तो यूनान का वो शब्द जो है, यूनानी भाषा का ओइकोनोमोस शब्द से लिया गया है। देखो इसे, और इस शब्द का मतलब क्या होता है? देखो, ओइको शब्द का मतलब होता है किसी का घर, यानी किसी का गृह या घर जिसे आप कहोगे हिंदी में जनरली, तो किसी के घर को कहा जाता है। नोमोस शब्द का मतलब होता है ग्रीक भाषा में किसी प्रकार के नियम, किसी प्रकार के रूल्स, क्या मैनेजमेंट, इस तरह के शब्दों को नोमोस कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में नोमोस या नोमिया जो है इसका मतलब है नियम, कानून या प्रबंधन करना। यह इसका जनरली मीनिंग है। अब एक सवाल ये पूछेगा इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है? वो तो हम समझ चुके हैं, इकोनॉमिक्स के मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन शाब्दिक अर्थ क्या है इकोनॉमिक्स का? क्योंकि देखो जब आप लिटरली मीनिंग की बात करते हो ना, इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इकोनॉमिक्स का शाब्दिक अर्थ, यानी शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है इसके शब्दों का अर्थ, यानी लिटरली मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिटरली मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसकी लिटरली मीनिंग क्या होने वाली है? देखो, इसका लिटरली मीनिंग बनेगा, शाब्दिक अर्थ बनेगा, पहला शब्द क्या बना है? हाउस, और दूसरा शब्द क्या बना है? मैनेजमेंट। तो इसके शब्दों का अर्थ बनेगा हाउस होल्ड, और यहां से आएगा मैनेजमेंट। यानी इसका एक सिंगल शब्द में अगर आपसे पूछे इकोनॉमिक्स का मतलब होता है गृहस्थ प्रबंधन।
हाउस होल्ड मैनेजमेंट करना, क्योंकि हर एक इंसान अपनी चीजों का मैनेजमेंट ही करता है लगातार। भाई आप जो कमाते हो सैलरी में उसका मैनेजमेंट करते हो, जो मैन कमाता है बिजनेस से वो उसका मैनेजमेंट करता है, जो रिक्शे वाला रिक्शे की मेहनत से कमाता है वो उसका मैनेजमेंट करता है, किसान को भी मैनेजमेंट करना होता है। भाई मुझे अपनी सैलरी का कितना पैसा मकान के किराए पे देना है, कितना पैसा मुझे पैसा जो है ट्रांसपोर्ट पे खर्च करना है, कितना पैसा मेरा बिजली के बिल में जाने वाला है, कितना पानी के बिल में जाने वाला है, कितना मुझे फूड आइटम्स यानी खाने पे मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन सारी चीजों को याद रखेंगे तो इसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड हाउस होल्ड मैनेजमेंट कहा जाता है। तो आज के बाद आप याद रखेंगे जब भी आपके पास डिसीजन लेना हो तो आप हमेशा बेस्ट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं बेस्ट का मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल कहूं, जैसे क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल आपसे लगातार पूछता रहूंगा बीच में, दो अलग अलग सिचुएशन होंगी, दो अलग अलग परिस्थितियां होंगी, और उन परिस्थितियों के हिसाब से अगर ये कहा जाए कि देश में अगर आप बात कर रहे हैं महंगाई को लेकर, भाई आप सीधा सीधा सवाल आपके मन में आता होगा, सर ये कैसा मैनेजमेंट होता है, हम ऐसा क्यों नहीं कर देते देश में, जितने गरीब लोग होते हैं हमारे देश के अंदर हम सभी को क्या करें, नोट बना बनाकर गरीबों में बांट दें। भाई ऐसा किया जा सकता है या नहीं? भाई आरबीआई किस लिए बना, नोट बनाने के लिए बना है। एक 2000 का नोट खर्च करने में, मेरी बात समझना ध्यान से, एक 2000 रुपए वाला नोट बनाने के लिए लगभग 3 या 4 रुपए की लागत आती है। यानी 3 या 4 रुपए अगर सरकार खर्च कर दे एक 2000 का नोट बना सकती है। सोचिएगा कभी ध्यान से कि ऐसा क्यों नहीं करती आरबीआई। मान लो सरकार ने मुझे स्कॉलरशिप दी 300 रुपए, सरकार मुझे 300 रुपए ना दे, 300 रुपए के बदले क्या कर दे, 100 नोट बना दे, और 100 नोट बना दे 2-2 हजार वाले, और वो 2000 वाले 100 नोट अगर दे दे, इसका मतलब सरकार के 300 ही खर्च होंगे लेकिन मुझे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। ऐसा होगा या नहीं? सरकार जनधन खाते वालों के अकाउंट में मान लो 500 रुपए भेजती है, सरकार 500 क्यों भेज रही है, 150 नोट बन छाप दे 2-2 हजार वाले और 3 लाख रुपए भेज दे सीधा। ऐसा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आरबीआई का काम यही तो करना है, करेंसी बनाना है, पैसा बना के गरीबों को बांट दे, जो गरीब है वो भी अमीर हो जाएगा और देश की गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। इतना छोटा सा काम है और फिर भी आरबीआई नहीं करता। सोचते होंगे कभी कभी, दिमाग में आना चाहिए आपके, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे ना तो सॉल्यूशन भी आएंगे, नॉलेज भी आएगी और समझ में आएगा कि सर ऐसा करने से गरीबी कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जितना ज्यादा नोट छपेगा पैसे की वैल्यू उतनी गिरेगी, उस पैसे से आप बहुत ज्यादा कुछ खरीद नहीं पाएंगे, ज्यादा कुछ बना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, जो गरीब है उसके पास 10,000 की जगह सर 15,000 हो जाएंगे, 15 की जगह 50,000 हो जाएंगे, लेकिन जो पैसे उसके पास 50,000 में है उसमें 15,000 जितना सामान भी नहीं मिलेगा। तो बताओ ऐसे 15,000 सही थे पहले या आज 50,000 सही है? सब कहेंगे सर पहले वाले 15,000 बेहतर थे, क्योंकि इससे क्या होगा, जो अमीर था वो भी गरीब हो जाएगा और जो गरीब था वो तो गरीब रहेगा ही, पैसा ज्यादा होगा, लोग लाखों की बात करेंगे पर सामान कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है आरबीआई का काम पैसा छापने के साथ साथ ये बात का मैनेजमेंट भी तो करना है कि पैसे की वैल्यू नहीं गिरनी चाहिए। इसीलिए कहेंगे आप कि आरबीआई का काम है सिलेक्शन करना, पैसा छापे या पैसे की वैल्यू को बनाए। आप कहोगे दोनों को लेकर चलेगा, पैसा भी छापेगा और वैल्यू बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए थोड़ा ही प्रिंट करेगा, ज्यादा प्रिंट नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल और समझो मेरे भाई, अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी आज, तो आप कहोगे कि सर ये सवाल भी लगातार आता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो चलिए इस बात को समझिएगा अभी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा इस बारे में तो आप क्या कहोगे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जो अर्थशास्त्र है आपके पास, इसके जनक के रूप में जो नाम आपके पास आएगा वो क्या होगा? वो नाम होगा एडम स्मिथ का। इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ है। कहां से आते हैं? स्कॉटलैंड से आते हैं, और ये कहां के हैं? यूनाइटेड किंगडम, यूके के रहने वाले हैं, स्कॉटलैंड देश के। एडम स्मिथ है इनका नाम, और इनकी एक किताब आई थी जो उन्होंने लिखी है, उसका नाम है
द वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब है ये। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये किताब आई थी लगभग 1776 के अंदर ये किताब लिखी गई, और इस किताब के ही लेखक को क्या कहेंगे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहेंगे। फिर तो महंगाई कम कर सकती है ना गवर्नमेंट, तो इसीलिए आरबीआई से मैंने क्या कहा, अगर महंगाई नहीं होगी देश में तो मेरे भाई एक बात याद रखना, महंगाई को कम तो कर सकती है लेकिन खत्म नहीं कर सकती। बात समझ गए होगे आप साहिल? इसीलिए कहा कि सर ज्यादा पैसा होगा तो पैसे की वैल्यू गिरेगी, और अगर पैसा कम होगा तो देश में झगड़े होने लगेंगे सामान खरीदने को लेकर। दोनों का बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने कहा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो होंगे उनका नाम होगा एडम स्मिथ। तो चलें भाई, आज की क्लास की बात समझ में आ गई मेरी। तो आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, 1 घंटा बहुत है पढ़ने के लिए। शुरुआत है, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, अगली क्लास में बेसिक करेंगे, उसके बाद हम ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे आगे। लेकिन अब आपको बस सीखना है, समझना है और आंसर करना है मेरे कुछ सवालों के। तो पहला सवाल देखो मेरे पास क्या होगा, आप मुझे बताएं कि जब आप किसी भी शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो इकोनॉमिक्स क्या है आपके अकॉर्डिंग, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? जल्दी से बताओ। श्रीलंका में क्या चल रहा है? तो आप रुपए छापती है, इंसान की जरूरत के हिसाब से नहीं, इंसान की जरूरत तो कभी खत्म नहीं होगी। देश में मनी सप्लाई बैलेंस बनी रहे, महंगाई को बैलेंस कर करके नोट छापती है। ये कहना होगा आपको सही आंसर प्रशांत, महंगाई को बैलेंस कर करके नोट छापती है आरबीआई, ताकि ज्यादा वैल्यू भी कम ना हो जाए। तो मनी के साथ डील करना, बेस्ट का सिलेक्शन करना, मैनेजमेंट करना, ये भी सवाल सही है। एफिशिएंट या ऑप्टिमम यूज करना, ये भी ठीक है, कुछ भी आप कहेंगे वो सारा ठीक है। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक एरिया को कहा जाएगा, जनरली इकोनॉमी एक एरिया होगा। अब मुझे एक बात सवाल का जवाब दोगे, एक क्वेश्चन का आंसर करो मुझे और बताओ इकोनॉमी क्या होगी। चलिए भाई, इकोनॉमी क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, पहला ऑप्शन है सिटी, स्टेट, कंट्री, प्लेस। चलिए बताइए मुझे इकोनॉमी क्या है इनमें से। दूसरा सवाल, इकोनॉमी क्या है? जल्दी से आंसर करना है। सिटी, स्टेट, कंट्री, ऑल ऑफ अबव। तीसरा क्वेश्चन है इकोनॉमी क्या है? सिटी, स्टेट, कंट्री, नन ऑफ दीज। चलिए 3 क्वेश्चन के आंसर करिए जल्दी से मुझे, इससे आपको ये अंदाजा मिल जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। मैंने बताया तो अभी आपको इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में क्या डिफरेंस है। देखो, फाइनेंस इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, क्योंकि फाइनेंस में हम जब बात करते हैं मनी के मैनेजमेंट को लेकर, सिर्फ वो मैनेजमेंट करते हैं जो देश में पैसे से रिलेटेड है, लेकिन देश का डेवलपमेंट जो होता है वो उसमें काउंट नहीं किया जाता। तो फाइनेंस अलग इंफॉर्मेशन है, वो अकाउंट के साथ चलती है। देखिए, अगर ये 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्लेस। सिटी भी सही है, कंट्री भी सही है, स्टेट भी सही है, लेकिन बेहतर क्या है? सर ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर इन सबसे बेहतर ये आंसर होगा, इसमें ये तीनों इन्वॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन आंसर ये होगा ऑल ऑफ अबव। ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन यहां ना तो प्लेस दिया गया ना ऑल ऑफ अबव दिया गया। अब इस केस में आप क्या करोगे? सर यहां नन ऑफ दीज है, ये सही नहीं होगा, इस केस में सही होगा कंट्री। ये मैंने क्यों बताया आपको 1 मिनट के लिए। सर यहां नन ऑफ दीज नहीं कह सकते। देखो, नन ऑफ दीज तब कहा जाएगा जब इनमें से कोई भी सही नहीं होगा। ये सारे सही है इसका मतलब, लेकिन अब बात ये सारे सही है तो आंसर क्या करेंगे, ये सिखा रहा हूं मैं आपको। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के फादर डिफरेंट है भाई। इकोनॉमी का फादर कैसे हो सकता है राज कोई? इकोनॉमी तो एक एरिया है भाई, दुनिया पूरी एक एरिया है अपने आप में, इकोनॉमी का तो कोई फादर हो ही नहीं सकता। फादर तो स्टडी का होगा ना भाई। मान लो आप कहेंगे कि भाई एक टीचर हो सकता है जो पढ़ाता है, पढ़ाने वाला टीचर हो सकता है, तो वो कैसे होगा? इकोनॉमिक्स स्टडी है, उसका फादर होगा जिसने सिखाया है। तो देखो आप कहेंगे सर कंट्री। देखो होता क्या है, जनरली क्यों बच्चे डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं, क्यों बच्चों के मार्क्स नहीं आ पाते, क्यों उनको लगता है कि जीएस कमजोर है हमारी, इस वजह से। देखो
मैंने आपको बताया ना, यहां आंसर क्या लगेगा, कंट्री, क्योंकि बाकी सब बेहतर है। ज्यादा सही कौन सा है वो आपके पास ये हो गया। अब देखो ध्यान से, तो आप क्या कहोगे, अब स्टूडेंट क्या करेंगे ना, रट कर जाएंगे। जिन लोगों ने कंट्री रट लिया ना कि इकोनॉमी का मतलब कंट्री है, वो यहां भी कंट्री लगाएंगे और अपने 2 नंबर का नुकसान कर लेंगे, और वो यहां भी कंट्री लगाएंगे तो 2 नंबर का नुकसान। एक बार कंट्री सही है, दूसरी बार कंट्री गलत है। समझ पा रहे हो मेरी बात क्या है? इसीलिए मैं कह रहा हूं रटना कुछ भी नहीं है मेरी क्लास के अंदर। जब भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, अलग अलग किताब से आप देखोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, तो आपको चारों पढ़ने पड़ेंगे पहले, फिर चारों पढ़कर आंसर देना पड़ेगा। हो सकता है कि एक बार एक सही हो और दूसरी बार कोई और सा सही हो जाए। सही है? बात समझ आ गई मेरी? तैयार रहेंगे अगली क्लास के लिए, और ये मजा होपफुली दोगुना हो जाएगा जब आपको लगेगा कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सिटी क्यों नहीं होगा सर? देखो मैंने इसलिए कहा, सिटी इज अ पार्ट ऑफ स्टेट एंड स्टेट इज अ पार्ट ऑफ कंट्री। तो जब आप कंट्री कहोगे उसमें स्टेट इन्वॉल्व होंगे, उसके अंदर सिटी आ जाएंगी, विलेज आ जाएंगे। तो बेहतर क्या है इन सब में, अगर आप जस्ट सिटी को लेना पसंद करेंगे या कंप्लीट कंट्री को? और जब आप सेंट्रल लेवल पर बात करते हो ना, सेंट्रली जब हम बात करते हो तो हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, हम यूपी की, बिहार की, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की तो नहीं पढ़ने वाले। तो ओवरऑल आप क्या कहेंगे, बेहतर क्या है? और यहां पर आप कहोगे सर वो कंट्री ज्यादा बेस्ट आंसर है। इसीलिए मैं कह रहा हूं सही गलत नहीं, बेस्ट ढूंढना है। इन 3 में से बेस्ट क्या क्या है, यहां बेस्ट प्लेस, यहां ऑल, यहां पर कंट्री। चलिए, अभी कोई किताब नहीं खरीदनी, कोई मैगजीन नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्लास ज्वाइन करनी है। क्लास में ही सब कुछ हो जाएगा आपका। अगर लेना भी हो तो प्रैक्टिस बुक लीजिएगा, वो भी अभी नहीं, बाद में। ठीक है? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम जल्दी ही मुलाकात करेंगे, परसों करेंगे शनिवार को, फिर आगे की बात भी करेंगे आपसे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।